नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थलों की बात करेंगे कि वो कहाँ है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न भी इससे संबंधित पूछूंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहते हैं, कौन इसकी घोषणा करता है। इसकी घोषणा करता है यूनेस्को, जिसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। और विश्व भर में यूनेस्को के द्वारा ऐसे स्थलों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से या फिजिकल दृष्टि से अपना सिग्निफिकेंस, अपना महत्व रखते हो। वो हिस्टोरिकली भी बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसी सारी जगह जो सांस्कृतिक दृष्टि से, नेचुरल दृष्टि से, हिस्टोरिकल दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उनको विश्व विरासत का दर्जा दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और फिर उनके वर्ल्ड लेवल पर उनको उनको संरक्षित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। तो ऐसी साइट्स को हम यूनेस्को साइट्स कहते हैं। अब भारत के अंदर तीन कैटेगरी के अंदर ये हेरिटेज साइट्स हैं। एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, दूसरी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और तीसरी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो भारत के अंदर ये जो साइट है उनकी हम अलग अलग बात करेंगे, जिसमें से 7 तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कल्चरल अगर हम देखें तो 30 साइट्स है ऐसी, और मिक्स्ड को एक साइड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हम तीनों की अलग अलग कैटेगरी में बात करते हैं। पहले नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट में हम कल्चरल और मिक्स हेरिटेज साइट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, हिमाचल प्रदेश। इसको 2014 में इंक्लूड किया गया था इसके अंदर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए इसके कहा जाता है आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस है इसकी बायोडाइवर्सिटी की, और उसकी कंजर्वेशन की आवश्यकता भी है। 904 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इसका। और अगर इस पूरे रीजन को हम देखेंगे तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हिमालयन का वेस्टर्न पोर्शन है उसके अंदर ये स्थित है। और यहाँ अल्पाइन पिक्स, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। आप इस चित्र में पीछे देख सकते हो, सारी बर्फीली पहाड़ियां, ऊंची ऊंची चोटियां जो है जिसको बर्फ रहता है, अल्पाइन पिक्स कहते हैं। और फिर इनके गर्मी के सीजन में इनके ढालों पर घास के मैदान बन जाते हैं बर्फ पिघलने के कारण। तो वो बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही यहाँ पर रिवराइन फॉरेस्ट भी है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। रिलीफ के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसमें देख सकते हो कैसी घाटियां बनी हुई है, नदी किस तरह से फॉर्म होती है, बर्फ पिघल कर आती है, पानी। तो नेचुरली और लैंडस्केप के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ये है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में स्थित है। 2012 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया और 7,953 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो पूरा सह्याद्री पर्वत इसमें आ जाता है। इसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। भारत के फिजिकल डिवीजन में हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। तो ये पूरा रीजन और बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है सब जगहों पे। और मैंने साइलेंट वैली की भी इसमें बात की थी जो इसी में स्थित है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, न केवल भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस वजह से इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर। दोनों चीजों, दो अलग अलग नेशनल पार्क है इन दोनों को, ये उत्तराखंड के अंदर है। और ये 1988 में इसको इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। नंदा देवी 630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और लगभग 87 स्क्वायर किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो नंदा देवी तो ऊंचा पर्वत है, रिलीफ के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है, बर्फीली चोटियां है वहां पे, और वही सारी रिलीफ घाटियां, नदियां, ये सारी चीजें। और वैली ऑफ फ्लावर जो है वो रंग बिरंगे फूलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। टूरिज्म के एस्पेक्ट से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ये बनती है। तो इस तरह से इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। नेक्स्ट है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 87 में इसको इंक्लूड किया गया। 1310 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और जैसा कि हम जानते हैं सुंदरवन है, सुंदरवन हम कहते हैं मैनग्रूव्स है। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में वो पूरा एरिया फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादातर बांग्लादेश में है और कुछ भारत के अंदर भी मौजूद है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है मैनग्रूव के हिसाब से अगर हम देखें। और बाकी सारे यहाँ पर जो जीव है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से इसको यहाँ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम के अंदर 1985 में। ये 430 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है। और यहाँ पर वो सारी चीजें तो है, कीचड़ है, दलदल है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है, सब चीजें। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गेंडा अगर पाया जाता है तो यहीं पर सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है।
और इसके कंजर्वेशन के लिए भी सरकार ने कई सारे प्रयास कर रही है और इस पूरे रीजन को इसीलिए नेचुरल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा भी यहाँ टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, पैंथर्स हैं, कई सारे भालू वगैरह, बर्ड्स, थाउजेंड्स प्रजातियां यहाँ पर होगी, हजारों में। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है असम के अंदर। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। इसको 85 में सम्मिलित किया गया। लगभग ये 29 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पहले एक शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसको कंजर्व कर लिया गया और ये अब दुनिया भर में पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ 364 स्पीसीज बर्ड्स की पाई जाती है, जो कि बाहर से, फॉरेन से आती है। इसमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, साइबेरिया, साइबेरियन सारस तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ का। इस पक्षी को यहाँ देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। नेक्स्ट है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम के अंदर 1985 में इसको दर्जा दिया गया था और ये 391 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर मौजूद है। ये जो पूरा रीजन है ये भी बहुत ज्यादा, वो कोई वेजिटेशन बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ मामले में बहुत ही रिच है। कई ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, जैसे टाइगर भी आ गया, पिग्मी हॉग है, इंडियन राइनोसोरस जिसके हम एक सिंग वाला गेंडे की बात करें, या भारतीय हाथियों की बात करें, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है ये अपनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सारे नेचुरल थे, ये मिक्स्ड है, दोनों तरह की विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में 2016 में इसको इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए तो कल्चरल के एस्पेक्ट से देखें तो बौद्ध धर्म की यहाँ पर प्रधानता है। और दूसरा, अगर हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी और इन सब चीजों की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिलीफ के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंचनजंगा खुद दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी है। साथ ही यहाँ पर स्नो, बर्फ वगैरह मिल जाती है। निचले हिस्सों में डेंस वेजिटेशन है, रिलीफ है, चावच नदी, घाटियां, ये सब चीजें हैं। तो सब कुछ मिला करके बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर है और इसीलिए इसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है और इसमें हम एक एक स्टेट से लेकर बात करेंगे। सबसे पहले गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात के अंदर हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को 2017 में इंक्लूड किया गया था। इसके बाद रानी की वाव, द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन, पाटन में ये है और 2014 में इसको इंक्लूड किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे ये बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है बावड़ी है और बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक बावड़ी है। इसी तरह से चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में इंक्लूड किया गया था, जो कि पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस तरह से गुजरात की 3 साइट्स हैं कल्चरल साइट्स जो इसमें इंक्लूड है। बिहार को अगर हम देखेंगे तो बिहार में एक तो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था। और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर है और इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था। इस तरह से बिहार में 2 साइट है कल्चरल हेरिटेज के अंदर। नेक्स्ट चंडीगढ़ की बात करेंगे। यहाँ द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजर, एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट, 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। इनकी 17, ये ली कार्बुजर जो है इनकी 17 देशों में मॉन्यूमेंट्स है, उसमें से एक ये है। बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेट। और राजस्थान में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान 2013 में इंक्लूड किए गए थे। राजस्थान में कई जिलों में फोर्ट्स बने हुए हैं, उसमें से पूरी एक सीरीज है फोर्ट्स की, जिसमें 6 फोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। 6 किले, जिसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का फोर्ट, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर फोर्ट, झालावाड़ का गागरोन का किला, जयपुर का आमेर का किला और जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। इस तरह से 6 फोर्ट जो है वो राजस्थान के इसके अंदर इंक्लूड है। पूरी एक चेन है, तो एक इस पूरी चेन को यूनिट के रूप में 6 को एक साथ हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के अंदर रखा गया। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। ये चित्तौड़ फोर्ट का है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपने देखा 7वीं सदी के अंदर ये बना हुआ है, मौर्य जो शासक थे उसमें। वैसे किसी फोर्ट का निर्माण अक्सर ये होता है कि कई सारे राजाओं के द्वारा अलग अलग समयों में बनाया हुआ होता है, इसलिए फिक्स कर देना कि ये इस समय बना हुआ है या इस राजा के द्वारा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए, फोर्ट में कई सारे राजा कई समयों में अलग अलग वहां कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। तो हम मूलतः ये कह सकते हैं कि 7वीं सदी में ये बना था, उसके बाद भी कई लंबे समय तक ये बनता रहा। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। अब इसको आप अगर गूगल इमेज पर देखेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा एक मैसा का पठार है। इस मैसा के पठार पर बना हुआ है। कई जगह अलग अलग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए हुए हैं। पूरा हिल पर स्थित एक इस तरह से मैसा प्लेटू पर स्थित ये पूरा फोर्ट है, इस पूरी रीज के ऊपर। यहाँ देखिए
यस, नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट। इस कुंभलगढ़ फोर्ट को देखिए, ये मेन फोर्ट एरिया ये है, इसके ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं। ये भी हिल पर, ऊंचाई पर बनाया गया है, हाइट पर बनाया गया है। और इसके चारों तरफ देखिए इस तरह की बाउंड्री वॉल है। और ये बाउंड्री वॉल आफ्टर चाइना वॉल, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वॉल है, जो लगभग 35 किलोमीटर लंबी होगी और इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं। इतनी चौड़ी ये बाउंड्री वॉल है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री वॉल इसको कहते हैं। और इसका निर्माण 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है कल्चरल एस्पेक्ट से और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। अगर हम देखें इसको, अगर इस तरह से देखें तो ये इस तरह का दिखाई देता है। देखिए ये मेन फोर्ट एरिया है ऊपर, ये ऊपर जाने का रास्ता है और ये वो वॉल है। मैं आपको कह रहा हूँ 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी वॉल है। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री वॉल यही है, चाइना वॉल के बाद, ग्रेट चाइना वॉल के बाद। नेक्स्ट आप देखिए रणथंबोर। इस फोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक रिज पर बना हुआ है, इधर भी खड्डा है, इधर भी खड्डा है। और डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है चारों तरफ, और ये बीच में ऊपर बनाया गया है। इसका भी निर्माण काफी चर्चित है। ये 8वीं से 12वीं सदी तक थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है। तो चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। अगर अभी वर्तमान में इस तरह से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट आप देखिए गागरोन फोर्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है राजस्थान के अंदर। इसके 3 तरफ पानी है और बीच में वो हिल है, और उस हिल के ऊपर बनाया गया है। ये चट्टाने हैं सारी, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी नींव नहीं है, बिल्कुल चट्टानों के ऊपर ही बनाया गया है इसको। इस तरह का फोर्ट है। देखिए तीनों तरफ पानी है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है आमेर का किला। इसको 16वीं सदी में राजा मान सिंह जी प्रथम ने बनवाया था। ये इस तरह का फोर्ट है। साइड अगर हम गूगल इमेज पर देखें इसको तो इस तरह से दिखाई देता है, और अगर रियल लाइफ में देखें तो इस तरह से फोटो इसका दिखाई देता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध फोर्ट है राजस्थान में। नेक्स्ट है जैसलमेर फोर्ट, जिसका निर्माण 1156 एडी में राजपूत रावल थे, रावल जैसल कहते हैं इनको, तो उन्होंने ये बनवाया था। ये पूरा फोर्ट है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि ये दुनिया का ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर आज भी पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये रेजिडेंट है यहाँ पर लोग, जो जो जब से फोर्ट बना है उनके वंशज है, अभी भी अंदर रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऐसा फोर्ट जो जिसमें आज भी पॉपुलेशन निवास करती रहती है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि चित्तौड़ का फोर्ट भी राजस्थान का ऐसा ही फोर्ट है जिसमें पॉपुलेशन अब भी रहती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा रहती है, चित्तौड़ में उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट बन जाता है। रियल लाइफ में आप देखोगे कि इस तरह का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। ये येलो पत्थर का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए। तो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने की तरह चमकता है, इसलिए सोनारगढ़ भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का। ये तो 6 वो जो फोर्ट थे वो उसकी पूरी एक सीरीज थी, एक यूनिट के रूप में ही उनको लेंगे। अगला अगर हम देखेंगे तो जंतर मंतर है जयपुर के अंदर। ये ओपन एयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो कि 18वीं सदी के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह जी सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। और जयपुर सिटी को भी 2019 में कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया। इसको हम पिंक सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना 1727 में की गई थी महाराजा जय सिंह जी के द्वारा, और तब से लेकर इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध शहर है दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से। इस तरह से राजस्थान में ये 3 साइट्स होगी, जिसमें से 6 वो फोर्ट है और ये भी है, तो टोटल मिला के 3 साइट्स हो जाती है। नेक्स्ट कल्चरल साइट्स की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में यहाँ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, 2007 में इसको सम्मिलित किया गया है। इसको 17वीं सदी में शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं टॉम जो 1993 में इंक्लूड किया गया था, और 1570 में ये बना हुआ है। और दिल्ली से अंतिम है कुतुब मीनार, ये 1993 में ही सम्मिलित किया गया था, और ये 13वीं सदी का बना हुआ है। इस तरह से दिल्ली के 3 मॉन्यूमेंट्स है जो इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट अगर हम महाराष्ट्र को देखेंगे तो इसमें 5 ऐसी साइट्स हैं जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसमें सबसे पहला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। इसको विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, 2004 में इंक्लूड किया गया था। इसका निर्माण 1878 में शुरू हुआ था और 10 वर्षों तक चला था इसका जो निर्माण है वो। और बड़ी यूनिक बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग हम कह सकते हैं इसको। दूसरा है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, ये 2018 में सम्मिलित किया गया है इसके अंदर। साथ ही मुंबई की 3 गुफाएं हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित। इसमें एलोरा केव्स, इसको 1983 में इंक्लूड किया गया। अजंता केव्स, इसको 1983 में ही इंक्लूड किया गया था। बड़ी रोचक केव है इस तरह से, यहाँ आप देखेंगे पूरा केव वाला हिस्सा है।
और तीसरी है एलिफेंटा केव्स, इसको 1987 में इंक्लूड किया गया। तो महाराष्ट्र में 5 ऐसी साइट्स हो गई जो इसके अंदर इंक्लूड है। वैसे अगर राजस्थान में देखें तो 6 फोर्ट और जंतर मंतर और केवला देव, तो सारे मिलाकर तो वहां फिर 8 हो जाते हैं, लेकिन वो सारे फोर्ट्स को एक ही सीरीज के अंदर गिना जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र में 5 साइट्स हैं। मध्य प्रदेश अगला जो है, यहाँ रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका के अंदर, इसको 2003 में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर इस तरह की चट्टानों पर चित्रकारी की गई है जो काफी प्राचीन है। भीम से इसका संबंध जोड़ा जाता है महाभारत में। दूसरा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, ये 1989 में इंक्लूड किया गया, सांची स्तूप भी हम कहते हैं इसको। और लास्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी 1986 के अंदर इंक्लूड किया गया। इस तरह से 3 साइट्स ऐसी है मध्य प्रदेश की जो इसमें इंक्लूड है। यस, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है, वो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। 1999 में इंक्लूड किया गया था। इसमें 3 सेक्टर हैं जो इसमें इंक्लूड है। एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, और कालका शिमला रेलवे ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में और थोड़ा चंडीगढ़ की तरफ। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके समय भी लिखा हुआ है। अब ये अंग्रेजों ने रेलवे विकसित की थी जो अभी भी चल रही है और काफी पुरानी है। और यहाँ अगर आप देखेंगे दार्जिलिंग रेलवे इस तरह से दिखाई देती है, देखो कितनी रोचक ट्रेन है, बिल्कुल टॉय ट्रेन जैसी नजर आती है। यह देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये इस तरह का रेलवे है जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये देखिए कालका शिमला रेलवे स्टेशन रेलवे है जो कालका से शुरू होकर, चंडीगढ़ के पास कालका जगह है और वहां से शुरू होकर शिमला तक जाता है। मुझे इसका सफर करने का एक बार मौका मिला है, बहुत ही सुंदर ये पूरी जगह है। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का दायरा है और लगभग 100 से ज्यादा इसमें सारे वो टनल्स बने हुए छोटे छोटे से, और छोटी ट्रेन, और बहुत ही मनमोहक दृश्य। इतना फॉरेस्ट है, एक तरफ हाइट है, एक तरफ नीचा है, बादल सारे इस फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं हमें, बहुत ही रोचक है। टूरिज्म एस्पेक्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कालका शिमला रेलवे स्टेशन भी। ये 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे तमिलनाडु की, और उसमें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है जिसको 1987 में इंक्लूड किया गया। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम 1984 में इंक्लूड किया गया था इसको। इस तरह से अगर हम अगला देखें तो कर्नाटक के अंदर है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाटाडाकल, ये 1987 में इंक्लूड किया गया इसको। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, इसको 1986 में इंक्लूड किया गया। 2 साइट्स हैं टोटल इसकी। नेक्स्ट गोवा को देखेंगे तो उसमें चर्चेज ऑफ कॉन्वेंट ऑफ गोवा, इसको 1986 में इंक्लूड किया गया है। ये भी बड़ी रोचक बिल्डिंग है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में फिर 3 साइट्स है यहाँ पर भी। फतेहपुर सीकरी 1986 में इंक्लूड किया गया, आगरा फोर्ट 1983 में इंक्लूड किया गया था इसको, और ताजमहल इसको भी 1983 में इंक्लूड किया गया था। तो यूपी की भी 3 साइट्स हैं जो कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। अगला देखिए ओडिशा में सन टेम्पल कोणार्क का 1984 में इसको इंक्लूड किया गया था, और ये भी बहुत ही चर्चित जगह है दुनिया भर में, सन टेम्पल्स भी। तो ये भारत के अंदर 30 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी। अब इस सारी साइट्स को आप एक साथ देखना चाहें तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। इनके ईयर भी यहाँ मेंशन है, किस राज्य में है वो मेंशन है, और ये पूरी एक लिस्ट एक साथ मैं आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं एक साथ। 30 साइट्स हैं कल्चरल साइट्स पर। चलिए, इतना पढ़ने के बाद हम कुछ सवाल कर लेते हैं। कौन सा प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा है? किस प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? भारत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? रानी की वाव सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और अगर आपको नहीं प्रश्न आ रहे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू, आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।